नसरी अदब 21वीं सदी में, इस हवाले से एक मकाला पेश है। मकाल निगार है जाहिद ज़फ़र। आप रिसर्च स्कॉलर विनोबावी यूनिवर्सिटी झारखंड हैं। आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ आकर अपना मकाला पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मकाले का अनवान जम्मू व कश्मीर के उर्दू अफसानों में असरी मौज़ूआत की अक्कासी। ज़र्रा ज़र्रा है मेरी कश्मीर का मेहमान नवाज, राह में पत्थर के टुकड़ों ने दिया पानी मुझे। मज़कूरा शार में शायर इसी कश्मीर की तारीफ़ करता है जहाँ कभी कोई फिरंगी डल के नीले पानी पर सजे हाउस बोट में कश्मीर की खूबसूरती को अपनी नावल की मंजर निगारी का हिस्सा बनाता था। हाँ, वही कश्मीर जहाँ कोई कश्मीरी शायर घास की छत से बने घर में फरन के अंदर आग से भरी कांगरी लिए नून चाय की चिस्कियाँ लेते हुए कश्मीर के भाईचारे, इत्तेहाद व इत्तफाक और अमन व सुकून को लफ्ज़ों की माला बनाकर अपनी शायरी में पेश करता था। लेकिन अफसोस, उस फिरंगी की वो खूबसूरत मंजर निगारी और कश्मीरी शायर की वो इत्तेहाद व अमन की बातें जैसे किस्से पारीना बन चुकी हैं। कब इस जन्नत की तस्वीर बदल गई, कब वक्त ने करवट बदली, ये किसी दास्तान आलम से कुछ कम नहीं है। हाँ, अगर कुछ जानते हैं तो बस बेबसी के आलम में खुद को संभाले रखना, रोज़ किसी बेगुनाह के मरने पर एहतिजाज में आवाज़ बुलंद करना और फिर उदासियों की चादर लपेट कर खामोश हो जाना। लेकिन ये बात हमारे लिए खुशाइंद है कि जम्मू कश्मीर के असर हाज़िर के अफसाने निगारों ने समाजी मसाइल के साथ साथ कश्मीर के हालात को बिना किसी खौफ के अपने अफसानों का मौजू बनाया। असर हाज़िर के अफसाने निगारों ने आँख खोलते ही चीखो पुकार, दर्द व गम, मुसाइब व आलाम, दर्द में तड़पते लोग, खून से लथपथ जिस्म, एहतिजाज की आवाज़ों के सिवा कुछ न देखा और न सुना। हाँ, वो बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन कब तक, कहाँ तक। वक्त ने उन्हें अपने हाथों से अपना दिल निकाल के लोगों के सामने रखने पर मजबूर कर दिया, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों के एहसास दफन हैं। उन्हीं एहसासात को उन्होंने अपने कलम से तराशा, जिसके मुतलिक मारूफ अफसाना निगार और नकाद डॉक्टर रियाज तौहीदी अपनी किताब माअसर उर्दू अफसाना तहफ़ीम व तज्ज़िया में यूँ रकम तराज है। यहाँ के अफसानवी अदब पर रोमियानियत के जो फिरदौस नज़र फिजा छाई हुई थी, उसकी चाशनी उस वक़्त ख़त्म हो गई जब 1990 से कश्मीर में खून आशाम दौर की शुरुआत हुई, और जिसकी वजह से यहाँ के निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। जिन लोगों के होंठों पर प्यार मोहब्बत के गुलाबी गीत होते थे, उनकी सोच पर क्रॉस फायरिंग, बम धमाके, क्रैकडाउन और गुमशुदगी की वगैरह जैसी जंगी किस्म की खौफनाक इस्तिलाहें और अल्फाज छा गए। इस खौफनाक माहौल ने यहाँ के शेर व अदब को भी मुतासर किया और इसमें जुल्म व तशद्दुद, मार धाड़, दुख दर्द और खौफ व हिरास, इसका इजहार साफ साफ नजर आने लगा। इस तरह ये दर्द व करब, ये उदासियाँ, ये सन्नाटे असर हाज़िर के अफसानों के अनवानात से भी जाहिर होता है। मिसाल के तौर पर दलदल, आगे खामोशी है, आसमान फूल और लहू नूर शाह, दर्द का मारा, शहर का अगवा उमर मजीद, ये बस्ती अजाबों की प्रोफेसर मंसूर अहमद मंसूर, काले देवों का साया, गुमशुदा कब्रिस्तान, संगबाज जिनाज़ा डॉक्टर रियाज तौहीदी, गुमनान कब्रिस्तान डॉक्टर अशरफ आसारी, ये धुआं कहाँ से उठता है, दहशतगर्द कौन है, शेख बशीर अहमद, फसाद, आखिरी चिनार, परवेज मानूस, मैं परेशान हूँ, नासिर ज़मीर, सफ़ेद जजीरा, तारिक शबनम, चील चिनार और चूजे, राजा यूसुफ। जम्मू कश्मीर के अफसाने निगारों पर मुकामी माहौल के असरात असर अंदाज थे ही, लेकिन दूसरी तरफ उनके अंदरूनी एहसासात और जज्बात के साथ साथ कौमी मोहब्बत ने उन्हें चैन से सोने नहीं दिया। कश्मीर के रोज़मर्रा के हालात और वाक़ात को उन्होंने बिना किसी खौफ और दहशत के न सिर्फ आम कारी तक पहुँचाया, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह तक कश्मीरियों के दर्द की आवाज़ को बुलंद किया। इस दर्द और करब और खौफनाक सूरत हाल को किस तरह उन्होंने अपने अफसानों में पेश किया, दर्ज झेल इक़्तिबासात से बखूबी अयां हो जाता है। ये तस्वीर एक औरत की थी, खून में लथपथ, लहू के रंग में डूबी हुई। इस मुर्दा जिस्म के करीब दो चीज़ें साफ नजर आ रही थी, गुड़िया और सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता। गुड़िया जैसे दुल्हन बनने से पहले ही बेवा हो चुकी थी और सफ़ेद फूल लहू का रंग अपना चुके थे, आसमान फूल और लहू नूरशा। वो एक आफत ज़दा बस्ती थी। वहाँ तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जनाजे उठते रहते थे। इस बस्ती में वो मौत का रक्स कई बरसों से जारी था। कभी बच्चे अपने नरम व नाजुक हाथों से अपने बुजुर्गों की लाशों पर मिट्टी डालते और कभी बुजुर्ग अपने नातुआ कंधों पर अपनी जवान बच्चों का जनाजा उठाते रहते। जनाजे डॉक्टर रियाज तौहीदी। अफसाने निगार ने इस अफसाने में एक सच्ची हकीकत से पर्दा उठाया है।
کہ اس بستی میں مرنے والے لوگ کسی بھی عمر کے ہوں، کسی بھی ذات کے ہوں، جنازے کو کندھا دیتے، قبروں میں مٹی ڈالتے، آہوں اور سسکیوں میں زندگی گزارتے ایک نئی صبح کے انتظار میں جیے جا رہے ہیں۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں ایسے ہولناک صورتحال روز نہیں دیکھتی؟ کیا اس بستی میں کتنے بزرگوں کی زندگی کے سہارے ان کے سہارے بننے سے پہلے ہی ٹوٹ گئے؟ آخر کب تک اس بستی میں گڑیا دلہن بننے سے پہلے ہی بیوہ ہوتی رہے گی؟ ملک کو نیا بادشاہ مل گیا، حکومت مل گئی، اس دن کے بعد اس ملک نے ظلم و تشدد کے سوا کچھ نہ دیکھا، آہ و بکا کی آوازوں کے بغیر کچھ نہ سنا۔ اس واقعے کو کئی صدیاں گزر گئی، لیکن آج بھی وہ ملک کے ماتم کی وادی بنا ہوا ہے۔ اس وادی میں تشدد و ظلم کا بول بالا ہے۔ ملک کا آخری بادشاہ جناب وحشی سعید کے افسانے ملک کا آخری بادشاہ اس اقتباس سے کیا یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ کشمیریوں کے ماتھے کی لکیروں پہ ظلم و تشدد کے سوا کچھ نہیں لکھا؟ صدیوں سے چلے آ رہے واقعات آخر کب ختم ہوں گے؟ کون سا دن ہوگا جب کشمیریوں کے اترے اداس چہرے نئی مسکان کے ساتھ مسکراتے نظر آئیں گے؟ میں نے سن رکھا تھا کہ اس شہر میں موت بیچ چوراہے میں رقص کرتی رہتی ہے، وہ جسے جب چاہے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ بہرحال دل میں ابھی نہ مرنے کی تمنا لیے میں بھی ایک دن وہ شہر دیکھنے گیا۔ سزا ایثار کشمیری۔ 18 برس بعد زبیدہ کے کان میں کسی نے یہ بات ڈال دی ہے کہ اس کے اکلوتے لاپتہ ہونے والے نوجوان بیٹے مختار کی میت اس گمنام قبرستان میں دفنائی گئی ہے، جس گمنام قبرستان کا حال ہی میں کھوج نکالا گیا ہے، گمنام قبرستان ڈاکٹر اشرف آثاری۔ ان اقتباسات سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عصر حاضر کے افسانوں میں صرف موت، خون میں لت پت جسم، احتجاج کی بلند آوازیں، چیخ و پکار، گولیاں، بم دھماکے، تلاشیاں، کرفیو وغیرہ کا اظہار صاف نظر آتا ہے۔ کاش پھر ایک بار ایک نیا سورج طلوع ہوتا اور پھر سے ڈل کے کنارے خوبصورت سی ہاؤس بوٹ میں بیٹھا فرنگی اپنی ناول میں کشمیر کی خوبصورتی کی عکاسی کرتا، پھر سے وہی کشمیری شاعر اپنی شاعری میں اس بستی کے اتحاد، اتفاق اور امن کی باتیں کرتا۔ شکریہ۔